बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। कहा यह जाता है कि कोई भी चीज़ गैर सियासी नहीं होती। नथिंग इज़ ए पोलिटिकल। हर चीज़ के अंदर सियासत का अमल दखल होता है। लिहाजा जब हम मैशियत की बात करते हैं, इकॉनमी की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जिसे हम पॉलिटिकल इकॉनमी कहते हैं। अगर पॉलिटिकल इकॉनमी को सादा अल्फाज में हम उसकी तारीफ़ करें तो हमें पता चलेगा कि रियासत के अंदरूनी खदोखाल और बैनुल अक़वामी सियासत मिलकर पॉलिटिकल इकॉनमी को शेप अप करती है, और इसका दारोमदार अंदरूनी रियासत के जो ज़राए हैं और स्पेशली उसका जो माशी निज़ाम है, क्या वो ओपननेस है, क्या वो क्लोज्ड है, प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, उस हवाले से वो अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब देते हैं। बैनुल अक़वामी माशी निज़ाम, जिसे हम पॉलिटिकल इकॉनमी या पॉलिटिकल इकनॉमिक सिस्टम कहते हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, उसके अलावा WTO वगैरह शामिल हैं। इसे हम इस निज़ाम को ब्रेटन वुड इकनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। पाकिस्तान को अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें, IMF के साथ जो हमारी डील होती रही है, तो ये पाकिस्तान सन 1950 में IMF का मेंबर बनता है, और पाकिस्तान का लोन लेने की जो कहानी है वो 1958 दिसंबर अयूब ख़ान के ज़माने से शुरू होती है और पिछली हुकूमत तक आती है, जिस वक्त हमने $6 बिलियन का कर्ज़ IMF से डील करके लिया 2019 में, और ये कर्ज़ हमें 4 अक़सात में मिलना था। पहली किस्त हमें 2019 को रिलीज़ हुई, दूसरी किस्त हमें 2020 को ही, और ये वही टाइम था जब कोविड-19 ने हमारी मईशियत को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। लिहाजा उस किस्त ने पाकिस्तान को एक सहारा दिया। 2021 में एक बार फिर बातचीत के अंदर हमें तातुल नज़र आता है, और IMF ने अपनी शराइत रखी कि जब तक आप अपनी इकॉनमी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, कुछ सख्त फ़ैसले नहीं करेंगे, तो हम $500 मिलियन की किस्त रिलीज़ नहीं करेंगे। ये बातचीत तकरीबन 4 हफ्तों तक चलती रही। आखिर इस मसले को हल करने के लिए पिछली हुकूमत ने फ़ैसला किया कि वो वाशिंगटन से इस हवाले से मदद लेंगे। लिहाजा उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, वो वाशिंगटन तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के साथ उन्होंने मुलाकात की। ये वही डोनाल्ड लू हैं जिन्हें बाद में पिछली रिजीम ने ये कहा कि वो हमारे रिजीम के तब्दील करने में शामिल थे, यानी साजिश में शामिल थे। बहरहाल उन्होंने काफ़ी उस वक्त की हुकूमत की इस हवाले से मदद की, और IMF के शराइत को मानने के लिए उस वक्त असद उमर साहब को हटाकर बाक़िर रज़ा साहब को स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया गया, और उसके बाद हमारी जो डील था वो पहुंच गई। इसके अलावा फिर हमने देखा कि एक दफ़ा फिर तातुल का शिकार हुआ, और उस वक्त मार्च 2022 में रिपोर्ट्स कुछ मंजर आम पे आई कि IMF ने $6 बिलियन का जो लोन है वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया है, और इसकी जो बुनियादी वजह थी उसमें जो तेल की कीमतों की कमी थी जो पिछली हुकूमत ने की, वो बताई जाती है, जिससे एक फुकदान पैदा हुआ एतमाद के हवाले से हुकूमत और पाकिस्तान और IMF के दरमियान में। उसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन, सियासी अदम इस्तेहकाम, गिरती हुई मईशियत, ये वो 3 बुनियादी वेरिएबल्स थे जिन्होंने हमारा एतमाद IMF के साथ बुरी तरह मुतासिर किया। इस वक्त IMF के साथ क्या डील चल रही है और पाकिस्तान की माशी हालत क्या है, आज का प्रोग्राम इन्हीं 2 मौज़ूआत का अहाता करेगा। इस हवाले से हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इससे पहले और उसके साथ साथ हमारे साथ अमेरिका से साजिद तारड़ साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से उनकी सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी मशहूर है और पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं, और हमें मदद देंगे समझने में कि इस वक्त चूँकि अमेरिका एक डोमिनेंट पावर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसका अहम किरदार है IMF के हवाले से, उसका इन्फ्लुएंस है, तो उस हवाले से भी हमें समझने में मदद देंगे। साजिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कमर चीमा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, चूँकि आपको होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, तो ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, हमारे नाजरीन को सादा सादा समझाइए कि ये प्रॉब्लम इस वक्त क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हमारा नॉर्मली अगर पिछले साल देख लें तो हमारा कोई 10 ट्रिलियन रुपीस का बजट था, तो हमारी जो आमदन है वो तकरीबन 6 ट्रिलियन या 6.5 ट्रिलियन होती है। और इसकी वजह से हमारा हर साल बजट डेफिसिट होता है। एक तो ये आपको पता है इस चीज का। अब हुआ ये है कि ये चीजें तो चल रही थी, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम ये आया कि पिछले साल जब हुकूमत बदली तो उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, तो आपकी जो मुल्क की जो ग्रोथ थी वो 5-6% से अभी इस वक्त 0.3% जीडीपी ग्रोथ रेट है एज ऑफ नाउ वी आर स्पीकिंग। अब इसके बाद जारी बात है, आपने हाइपर इन्फ्लेशन की बात की, तो पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन कहा जा रहा है तकरीबन 38% है। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 38% आपकी इन्फ्लेशन है, 0.3% आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है डॉक्टर साहब, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस भी है। आपको याद होगा पिछले साल मानसून की वजह से जो हमें नुकसान हुआ था कि तकरीबन 10 मिलियन लोग जो हैं वो हमारे गुर्बत में मजीद चले गए। आपको पता उसकी वजह से हमारी जो जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा चली गई। कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि क्योंकि डाटा हम ज्यादा इकट्ठा नहीं करते तो हम ये फंसे हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा जो मेजर इंपोर्ट बिल है वो ऑयल है, जिसकी वजह से हमारे सारे डॉलर तो बाहर चले जाते हैं। अब हमें इस चीज को देखना ये है कि अभी ये जो कल हमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक साइन किया है लेटर कि हम ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के साथ जो है वो बार्टर ट्रेड करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो हमें एक विंडो ऑफ होप दिखाता है। अदरवाइज अगर आप IMF के पास चले जाएं, ये प्रोग्राम तो मुकम्मल किए बगैर ही खत्म हो रहा है, क्योंकि जून में वैसे प्रोग्राम खत्म हो रहा है। अगला प्रोग्राम और ज्यादा टफ सैंक्शंस के साथ आएगा, मेरा ख्याल है 23वां IMF प्रोग्राम होगा। तो हमें इस चीज को देखना है, ये है डॉक्टर साहब के इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिसमें ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन शायद ना हो, डिलेड इलेक्शन हो, 2 सूबों में इलेक्शन हुए नहीं है। पंजाब की पोजीशन ये है कि पंजाब के वजीर आला ने तो ये कह दिया कि हम जो है 4 महीने का बजट देंगे। तो डॉक्टर साहब हमें इस चीज का आज अंदाजा हुआ है कि 75 साल से हम इस खित्ते से कटे हुए हैं। आज देखें कि नेपाल के जो वजीर आजम है वो इंडिया गए हुए थे और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि वो 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो इंडिया और बांग्लादेश को दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये हमें पता चलता है कि वो ममालिक जो इस खित्ते में कनेक्टेड रहेंगे, वो इकोनॉमी और बिजनेस और ट्रेड करते रहेंगे, जिनके लोग कनेक्ट रहेंगे वो तरक्की करेंगे। और हमारी जो सारी, अब हम ईरान में गैस और बिजली होने के बावजूद हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि जो नेपाल है वो ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो इंडिया और बांग्लादेश को अपनी बिजली जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी देखी है, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। और डॉक्टर साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मॉनसून होती है, बारिशें होती हैं, फ्लड्स आते हैं, तो हमारे तो ऑलरेडी जो पिछले साल के लोग हैं वो जो है वो जमीन पर है। और आपको पता है कि जो हमें डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये प्लेज किया गया था कि $9 बिलियन दिए जाएंगे, उसमें से भी आपको पता है वो सारे मेजॉरिटी जो है वो लोन्स हैं या उनमें से बहुत थोड़ा सा पैसा है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम को देखते हुए हमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं दे पा रही जो माजी में किसी दौर में हमें मिला करती थी। तब तो ये होता था, अफगानिस्तान के हालात ऐसे थे। ठीक तो हो बड़ी गया। एक वोलेटाइल कंडीशन है। मेरा ख्याल है तारड़ साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं वाशिंगटन में, आप इनसे पूछें क्या हमें बताते हैं। हाँ जी चीमा साहब, चूंकि आप सफ़र में भी, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप टर्की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारड़ साहब, कहा यह जाता है, जिस तरह चीमा साहब ने भी कहा, कि कनेक्टिविटी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी पाकिस्तान की इकॉनमी में। अब कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। फिर उसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, उन्होंने कहा कि IMF अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो शराइत, जो बातचीत उन्होंने रखी है वो वही स्टांस लेकर आगे चलेंगे। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे रब्ता भी किया। इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। मैं इसी IMF के टॉपिक पे आपको बताना चाहूंगा, 4 फैक्टर्स आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, इस वक्त जो रजीम है वॉशिंगटन DC के अंदर, अगर डेमोक्रेट पार्टी का पोर्टफोलियो देखा जाए तो डिफेंस जो है उनका हिस्सा नहीं होता, फॉरेन पॉलिसी उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। आपने देखा होगा कि आजकल हम जो US एलाइज है वो बिल्कुल हाथ से इस तरह ही निकल रहे हैं जिस तरह रेत निकल रही होती है। अभी पिछले हफ्ते UAE ने उनके साथ
चाइना की तरफ अपना रुख किया है, सऊदी अरेबिया चाइना की तरफ जा रहा है, तो दे आर केयरलेस। इनका डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, फॉरेन पॉलिसी पे उनकी ग्रिप जो है कमजोर है। एक तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इसमें मैं समझता हूं कि फॉल ऑफ काबुल है। जब काबुल से विड्रॉ किया गया, पाकिस्तान की रेलिवेंसी कम हो गई उसके बाद। तीसरा फैक्टर उसमें मैं ये चाहूंगा आपको बताऊं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो उस रीजन के अंदर भारत जो है इस वक्त वो अमेरिका के बिल्कुल करीब आ चुका है। आपने देखा होगा, चाहे रिसेंट उनका ट्रिप जापान का हो मोदी जी का, चाहे वो पैसिफिक का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, और बल्कि बिलखसूस अब वो यहां भी आ रहे हैं और कांग्रेस में अपनी स्पीच भी डिलीवर करेंगे। और उसमें जो आखिरी चीज है, जो चौथा फैक्टर है, वो यूक्रेन की वार है। इस वक्त अमेरिका की नंबर 1 प्रायोरिटी इज यूक्रेन, और यूक्रेन में उनका सारा फोकस है, पैसे सारे फोकस। इस वक्त आप यहां तक देखें कि IMF ने हालते जंग में एक मुल्क है और उनको पैकेज दिया है, जो कि बिल्कुल इट इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। लेकिन इनसे 2-4 चीजें आपको सीखनी होंगी। वो ये है कि अगर आपका पिछला प्रोग्राम जो है वही तकमील तक नहीं पहुंचा, तो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम ज्यादा पैसे अगले पैकेज में मांगेंगे, अगले पैकेज के लिए जाएंगे। जब पिछला पैकेज आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले पैकेज में आप किस तरह जाएंगे? उसमें सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूं इम्पैक्ट है IMF का आपके साथ बिहेवियर, दैट इज अ भारतीय इंडियन इन्फ्लुएंस इन वॉशिंगटन DC, और दूसरा इंडिया का उनको पावर कराना कि वी आर अ बेटर पार्टनर फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। ये सारे फैक्टर अगर देखे जाए तो मेरे ख्याल में हमारी पाकिस्तानी जो रजीम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको रिलाय IMF के पैकेजेस पे नहीं करना चाहिए। उनको एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं चीमा साहब की बातों से बिल्कुल एग्री करूंगा। नेपाल की मिसाल बहुत ज्यादा आपके सामने है कि उनके सरप्लस पावर है उनके पास और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कितने मुमालिक देखे होंगे जो IMF के। तारड़ साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या वाशिंगटन के अंदर ये पल्स आपको नजर आ रही है कि भारत वो किरदार खित्ते के अंदर अदा नहीं कर सकता चाइना को रोकने के हवाले से जिसकी उम्मीदें अमेरिका ने लगा के रखी हुई थी? इस हवाले से एक आर्टिकल भी आया था फॉरेन अफेयर्स, जो बड़ा रेप्यूटेबल वाशिंगटन का जर्नल है। छोटी सी लेते हैं नाजरीन एक ब्रेक, और ब्रेक से आके दोबारा जुड़ते हैं साजिद तारड़ साहब से। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे साजिद तारड़ साहब, और 4 फैक्टर्स बता रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी और IMF के हवाले से। साजिद तारड़ साहब, आप बात को मुकम्मल कीजिएगा, साथ में ये भी बताइएगा क्या वाशिंगटन DC के अंदर कोई ऐसी पल्स आपको नज़र आ रही है, कोई ऐसा नैरेटिव नज़र आ रहा है कि जो बैट इंडिया के ऊपर लगाया गया है वो बैट जो है वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहा? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है इनकी बेट जो है भारत पे वो ठीक नहीं है। उसकी मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि इन्होंने उनको नेटो प्लस की मेंबरशिप ऑफर की है, लेकिन वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। इस वक्त उनके अपने सरहदी मसाइल चाइना के साथ हैं, लेकिन ट्रेड उनका फुल पीक पर जा रहा है। और दूसरा, उसमें भारत ये चाहता है कि वो अमेरिका से भी मैक्सिमाइज अपने फायदे उठाए, लेकिन रशिया से तेल भी लेता रहे, चाइना के साथ ट्रेड भी जारी रहे, और हालात खराब ना किए जाएं। ये अमेरिकन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन उसमें मैं एक बात बताऊंगा, आजकल अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन DC में भारत की इजराइल की लॉबी के बाद, यहूदी लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो दूसरे नंबर पर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हर दूसरी बड़ी कंपनी का CEO जो है वो भारतीय नजाद है। यहाँ वर्ल्ड बैंक का जो इस वक्त हेड है अजय बंगा, वो भी भारतीय नजाद है। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी भारतीय नजाद है। तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका की मजबूरी बन चुकी है कि वो भारतीय लॉबी के साथ चलें। लेकिन ये आपकी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से एग्री करूंगा कि भारत जो है कभी भी चाइना के साथ अपने हालात उस लेवल तक नहीं लेके जाएगा जहां पे उनकी मुआशी जो तरक्की है उसको रुकावट आए, उसको धचका पहुंचे। बिल्कुल ठीक हो गया। साजिद तारड़ साहब, मैं इससे पहले कि कमर चीमा साहब से रिक्वेस्ट करूं आपसे सवाल करें, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आता है कि पाकिस्तानी डियास्पोरा क्या कर रहा है? हमें प्रोटेस्ट करते हुए तो बड़े ऑर्गेनाइज नजर आते हैं। चूंकि आप रह रहे हैं तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कायम कर पा रहा वॉशिंगटन DC के अंदर, स्पेशली जो पाकिस्तानीज वहां पे रह रहे हैं? मैं ये अफसोस के साथ ये कहूंगा डॉक्टर साहब कि यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है नजर आता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कभी पाकिस्तान को प्रमोट किया हो। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे 1800 से 2000 जो डॉक्टर हैं, उन्होंने 66 या 60 कांग्रेसमैन है उनसे लेटर
के लिए लिखवा लिया है, पाकिस्तान के लिए आज तक लेटर क्यों नहीं लिखवाया? यही दुख है, यही अफसोस है कि हम लोग जो है वो एक टारगेटेड चीजों पे जाते हैं, हमारे अंदर नेशनलिज्म का फुकदान है, ये और दैट्स व्हाट वी आर सफरिंग। और डायस्पोरा, यहाँ सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, हमारे डायस्पोरा की एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, दे आर वे इंफीरियर देन द इंडियन डायस्पोरा। उसकी वजह यह है, आप देखें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के सीईओज बन रहे हैं। देखें इस वक्त जो उनकी पॉलिसी रिलेटेड व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स हैं वर्सेस हमारी अपॉइंटमेंट्स देख लें, ना होने के बराबर। हमारा ज्यादा टारगेट जो है वो अपनी पीपल्स पार्टी पीटीआई पे ज्यादा लोगों का है वाशिंगटन डीसी में, इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। और यही हमारे अलमियात है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू कम्पीट द इंडियन डायस्पोरा। कमर चीमा साहब, आप भी सवाल पूछ सकते हैं तारड़ साहब से, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर आयशा पाशा, उन्होंने जोर दिया कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा 1.5 बिलियन डॉलर्स का कम अज़ कम अरेंजमेंट करने के लिए। बाकी अरेंजमेंट तो दोस्त ममालिक से तकरीबन हो गई है, तो इस पे भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो सवाल है ना कि 2023-24 में देखें हमें तकरीबन 27 बिलियन डॉलर चाहिए, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। कहा जा रहा है कि 5-1 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। हमें जो प्रॉब्लम यह है कि अगर आईएमएफ हमें पैसे नहीं देता डॉक्टर साहब, तो वो जो लार्जर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिससे और बायलैटरल डोनर्स हमें पैसे दे सकते हैं, वो हमारी जाती रहेगी। सो आईएमएफ से ठप्पा लगवाना पाकिस्तान की मईशत के लिए आसान है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं, ये पिछले 5-6 माह के अंदर पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने भी कांटेक्ट किए, नए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी सुनने में आ रहा है कांटेक्ट करते रहे हैं, सारे के सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर अमेरिका में राब्ते करते रहे हैं, लेकिन आईएमएफ तक से मस नहीं हुआ। ये वो चीज है जो परेशान कौन है, क्योंकि अगर हमें अंदाजा हो रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आज सागदार साहब ने ये कहा हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करेंगे। भाई किस तरह की लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करेंगे? आप तो 2 महीने के मेहमान हैं। तो ये क्वेश्चन है जो हमें समझने है कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं, कौन ये चीजें देख के। तो आपको याद होगा कि आईएमएफ ने ये क्वेश्चन किया कि इंटरनल इंस्टेबिलिटी के ऊपर बात की, जिसको आयशा पाशा ने रेफर किया कि आप हमें इंटरनल मामलात में ना करें। मैं तारड़ साहब से जो सवाल पूछना चाहता हूं, तारड़ साहब हमें हेल्प आउट करें अंडरस्टैंड करने में कि ये जो 6 महीने में डायलॉग हुआ हमें कुछ नहीं मिला। आपको लगता है कि अगले दफा जनरल इलेक्शंस होने के बाद आईएमएफ प्रोग्राम मिलेगा? देखिए, आपको आईएमएफ प्रोग्राम मिलेगा चीमा साहब, लेकिन इंडिया और अमेरिका की टर्म्स पर मिलेगा। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि अब पॉइंट ये आ चुका है अमेरिकन वाशिंगटन डीसी के अंदर कि अमेरिका आपसे बात करेगा, लेकिन भारत से इजाजत लेकर करेगा। ये भी नहीं कि उनको ऑन बोर्ड परमिशन लेगा उनसे कि आपके साथ किस तरह डील किया जाए। अगर आप तैयार हैं, ज़हनी तौर पर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है उन टर्म्स पे काम करने के लिए, दैट इज द ओनली वे द आईएमएफ विल वर्क, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। अभी अगर देखा जाए तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूं आजकल जो सरगर्मियां हैं, जिस तरीके से यहाँ पे इंसानी हकूक को एक हवा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से जितना पैसा इस वक्त जो है इमरान खान और पीटीआई लगा रही है लॉबी करने में, वो बेसिकली वो भी सारा भारत के अलाइन उसी गाइडलाइन पे चल रहा है। लेकिन अफसोस के साथ है कि मुझे नजर नहीं आता कि आईएमएफ आपको आपके टर्म्स पे आपके साथ काम करेंगे। दे विल वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स और दे विल नॉट वर्क विद यू। तारड़ साहब, एक और सवाल हमें बता दीजिएगा कि अभी तक तो ये जो कांग्रेसमैन डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, आपको नजर आ रहा है कि क्या जो कांग्रेस के अंदर डिफरेंट कमेटीज होती हैं, जैसे सेनेटर बॉब मेंडेज ने क्वेश्चन उठाया है, अगर ये कमेटीज ने बात करनी शुरू कर दी पाकिस्तान की इंसानी हकूक के हवाले से और ये जो पकड़ दकड़ हो रही है, आपको लगता है इससे हमें कोई डैमेज हो सकता है, या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो इस नहज पे नहीं जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में इंसानी हकूक के मेरे 2-3 कांग्रेसमैन जो दोज आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन जो कि उसमें शामिल थे, जिन्होंने वो लेटर पे साइन किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तो सबसे बड़े एक फैक्टर ये है कि ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा, अमेरिका इज फेसिंग देयर ओन पॉलिटिकल क्राइसिस। आज आपने देखा होगा कंट्री इज डिवाइडेड, अगले इलेक्शन आने वाले हैं, वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन उसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा स्वाय आईएमएफ के। आईएमएफ का पैकेज है जो कि जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस मैंडेटोरी टू गेट द लार्जर पिक्चर, गेट द अदर जो दूसरे फंड्स इकट्ठे करने उसके लिए जरूरी है
इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि सऊदी अरेबिया और ईरान चाइना के कैंप में चले गए हैं। यूएई जा रहा है छोड़ के इनको। ब्रिक्स अपनी नई करेंसी बनाने के बारे में सोच रहा है। अमेरिका कमजोर से कमजोर तरीन नजर आ रहा है। आपके साथ सिर्फ उनका फैक्टर ये है, भारत की वजह से आप उनके साथ अटैच हैं, आपका बॉर्डर उनके साथ है और आपकी सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आपकी एक टांग जो है वो चाइना में है और दूसरी साइड पे आप आईएमएफ के साथ भी एंगेज रहना चाहते हैं, पैकेज लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ ऑफ द रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि मुश्किल है। भारत इन्फ्लुएंस जो बढ़ाएगा, अपना उनको गाइडलाइन देगा बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू सी अ वीकर पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम आईएमएफ और जो चाइना के साथ रिलेशनशिप आपने बेहतर करें, सी पैक को आगे बढ़ाएं, उनका ट्रेन का पैकेज लेकर आए और सेल्फ रिलायंस पे कोशिश करें। अभी तक जो मुझे डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा तशवीशनाक ये चीज है कि आपने अभी तक एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। और जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि डार साहब तो खुद जो है वो 2 महीने के मेहमान हैं। ये जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर हैं उनको सोचना पड़ेगा कि परमानेंट बेसिस पे इकोनॉमी का हल क्या निकालना है, एग्रीकल्चर पे तवज्जो किस तरह देनी है, तालीम पे तवज्जो किस तरह देनी है। और जब तक ये डिजिटल पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान वोंट बी एबल टू सर्वाइव। साजिद तार साहब, आपने अभी चाइना का जिक्र किया। क्या चाइना पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकलने में मदद दे सकता है? क्योंकि पेरिस क्लब के जो कंट्रीज़ है उनका तकरीबन कर्जा पाकिस्तान के ऊपर $10 बिलियन है, लेकिन चाइना अकेले का $23 बिलियन है। और अगर चाइना हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे देते तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि उसका अपना भी नुकसान नहीं होगा जो उसकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। तो चाइना किस तरह से मज़ीद हेल्प कर सकता है पाकिस्तान को? साथ में ये भी बताइएगा कि आपने सेल्फ रिलायंस की बात की, कहा तो ये जाता है कि सेल्फ रिलायंस का एरा ओवर हो चुका है और अब इंटरडिपेंडेंसी का एरा, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर इंटरडिपेंडेंस डेवलप होगी सारे रीजनल कंट्रीज़ के दरमियान में। जी साजिद तार साहब। डॉक्टर साहब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आप जो सर्वाइव कर रहे हैं, अभी तक आपने जो डिफॉल्ट नहीं किया वो चाइना की वजह से ही है। चाइना ने आपकी बेल आउट किया पिछले दिनों में, जिसकी वजह से आप यू हैवंट गॉन टुवर्ड्स डिफॉल्ट येट। लेकिन और चाइना मजीद पावर रखता है, चाइना मजीद एबिलिटी रखता है, क्योंकि उसकी वजह यह है चाइना को भी तो भारत के खिलाफ अपना एक एलाइज चाहिए और आपका बॉर्डर उसके साथ मिलता है। आपको ये चाइनीज को बताना होगा कि इफ वी डोंट सर्वाइव दिस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स आईएमएफ एंड भारत की तरफ। और दूसरा जो मेरे ख्याल में चाइना दे कैन प्ले अ मेजर रोल इन इट। दूसरा मैं जो बताना चाहूंगा कि आपको अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो भारत के साथ आपको रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे। उसकी रीसेंट मिसाल ये है कि आईएमएफ के सर्वे के मुताबिक उनकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5.9% उनकी फोरकास्ट है 2023 की। तो आपको जिस तरह कनेक्टिविटी की आपने बात की है, आपको यू हैव टू मूव टुवर्ड्स ट्रेड विद भारत, इंडिया और उसके बाद ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेड इन द फ्यूचर। और मैं तो हमेशा इस चीज को ये कहता हूं कि जब तक आप अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप को ट्रेड नहीं करेंगे, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप सेल्फ रिलायंस पे नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी साजिद साहब मुख्तसर फरमाइएगा, ये सेल्फ रिलायंस किस तरह से हम इस पॉलिसी के ऊपर चल सकते हैं? अगर आप मुख्तसरन 1 2 3 बता दें। 1 2 3 सबसे बड़ी तो बात में जिस तरह आपको कहा है कि अगर आप रीसेंट भारत का इस वक्त उनका जो ई रेवोल्यूशन देखें, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक खासकर फाइनेंशियल में, तो सारा 8 से 10 साल पुराना है। आपको भी उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं से शुरू करनी होगी, डिजिटल पाकिस्तान पे तवज्जो देनी होगी और उसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी और उसके बाद इंपोर्ट लग्जरी गुड्स जो है उनको बंद करें और एग्रीकल्चर पे फोकस करें। पाकिस्तान इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो अभी आपने सारा कंट्री जो है उनको प्लॉटिंग कर दी है, उस पे आपको टफ स्टैंड लेना होगा। अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड आपको करनी होगी। ये कड़वे घूंट जब तक आप नहीं पिएंगे, आप तरक्की की तरफ नहीं जा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात की साजिद तार साहब ने, भारत के साथ रिलेशनशिप की बात की, इस पे भी बात करेंगे। और खुदा ना करे कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर क्या सिचुएशन आएगी, इस नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इन मौज़ूआत को दोबारा टच करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी अख्तियार करना चाहिए, जिसमें साजिद ताड़ साहब का कहना है कि हमें अपनी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके साथ अपनी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपको पॉलिसी रखनी होगी। आप लग्जरी आइटम्स को कट ऑफ करें। और उसके साथ जो बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि भारत के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना होगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। चीमा साहब, आप क्या समझते हैं? आपके तो काफ़ी फ़ैन फॉलोअर हैं इंडिया के अंदर। ये भारत के साथ ताल्लुकात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं कश्मीर के तनाज़े को हल किए बगैर? 2-3 पॉइंट हैं इसमें। पहला पॉइंट तो ये है कि जो अरब ममालिक हैं उनको इमीडिएटली इंगेज करना चाहिए। जिस तरह हमने यूएई की मदद से जो सीज फायर एग्रीमेंट किया इंडिया के साथ, वो आज देखे डिविडेंड से 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया। इट्स वर्किंग। एक बात, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, ये वो मुल्क हैं जिनकी इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है फॉर एनर्जी। और सेकंड, जो इंडिया के अंदर ट्रांजिशन हो रही है और जो इंडिया इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, उनको पता है कि हमें एनर्जी की जरूरत है और वो अपना मुस्लिम वर्ल्ड में इमेज ठीक करना चाहते हैं। वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब जाना चाहते हैं। तो हमें आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी मदद नहीं करेगा, हमें आज मुस्लिम वर्ल्ड मदद करेगी। तो हमारे लिए मसला और भी ज्यादा आसान हो गया है। अगर हम वाकई इंडिया के करीब होना चाहते हैं तो इन लाइंस पे काम करना है। लेकिन आपको याद होगा वजीर आजम साहब थे। जी 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 जी, आप कैरी ऑन कीजिए। आपको याद होगा वजीर आजम यूएई गए थे, अल खलीज अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम बात करना चाहते हैं, यूएई रोल प्ले करे, लेकिन किसी तरफ से जवाब नहीं आया। तो मसला यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से डॉक्टर साहब मसला। और दूसरा ये जो चाइना वाला फैक्टर है, साजिद तारड़ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, चाइना के करीब होना चाहिए। और मैं आपको डॉक्टर साहब बताता चलूं कि ये जो पाकिस्तान को आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया, इट कैन लीड टूवर्ड्स डिफॉल्ट एज वेल। उसकी वजह यह है कि एक लार्जर पिक्चर ये बनती है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो चाइना का इमेज इस पूरे खित्ते में ये होगा कि देखें जी, जिन जिन मुल्कों ने चाइना से लोन लिए हैं वो डिफॉल्ट करते जा रहे हैं। तो इस वक्त चाइना को जिसे कहते हैं ना, नीचा दिखाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है दुनिया में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की चीमा साहब आपने। क्या आइंदा हो सकता है? हमारी जो स्टेबिलिटी है वो मिडिल ईस्ट में, चाइना में जरूर है। हम इसको किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, ये हमें काफी फायदा दे सकता है। लेकिन चीमा साहब ये बताइएगा ना कि एक तरफ तो बातें ये चल रही हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है विद इजराइल, और फिर ये अमेरिका मिल के जो उनके रिलेशनशिप हैं यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, आपने देखा कि अभी जो हाइफा पोर्ट है उसके अंदर तकरीबन $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है इंडियन बिजनेसमैन की। और फिर तकरीबन कोई कहा जा रहा है कि 46,000 इंडियन जो वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर और नर्सिंग के अंदर, वो वहाँ पे जा रहे हैं, जिससे 1 लाख फ़लस्तीनियंस जॉब जो हैं मुतासर होंगी। तो इसके होते हुए आप फिर किस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड और फिर इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं? और स्पेशली द माइंड सेट, जो इंडियंस का जो माइंड सेट है पाकिस्तान के हवाले से, कि इस वक्त हम पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़ें, जो पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी और सियासी जो मखदूश हालत है। डॉक्टर साहब वो बात सही है, लेकिन याद रखें कि इस वक्त इजराइल और इंडिया की मजबूरी है मुस्लिम वर्ल्ड। आप देखें इजराइल कितना डेस्परेट है कि हम यूएई के करीब जाएं, बहरीन के करीब जाएं, सऊदी अरब की वो बात कर रहे हैं। इसमें हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपनी पुरानी वो जो गुलामी की हमने चेनें पहनी हुई हैं, अगर वहां से बाहर निकलें तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आज हम सऊदी अरब और यूएई का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे ब्रदरली कंट्री हैं। क्वेश्चन ये है ना कि हम उनके पास जाते हैं अपनी फाइनेंशियल डेफिसिट पूरा करने के लिए, तो हम उनके साथ जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मैटर है वो तो हम डिस्कस ही नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि हम सऊदी अरब, यूएई के साथ सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात करें। हम अगर ये नॉर्मलाइजेशन हो जाए, और उसके लिए हमें पाकिस्तान को एट होम, ये लॉन्ग टर्म ये जो हमने एक्सट्रीमिस्ट माहौल अंदर मुल्क के अंदर बनाया हुआ है ना, और हर वक्त हम ये बात करते रहते हैं, और हम हर वक्त ये बात जो करते रहते हैं कि जी हमने कश्मीर के हवाले से एक माहौल बदलने की जरूरत है, ताकि जब ईरान, सऊदी अरब और यूएई इसके लिए कोई रोल प्ले करें तो इंटरनल पॉलिटिकल एक माहौल हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें रीजन में भी कनेक्ट कर सकती है, हमारे भारत के साथ आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट भी हल कर सकती है। ठीक है साजिद ताड़ साहब, चूंकि पाकिस्तान को इस वक्त $4.5 बिलियन की शदीद ज़रूरत है, $6 बिलियन की, जिसमें जो डॉक्टर पाशा ने ये क्लेम किया है कि $4.5 बिलियन हमने अरेंज कर लिए हैं अपने दोस्त ममालिक से, जिसमें प्लेजेस हैं शायद सऊदी अरब, यूएई, वर्ल्ड बैंक और जेनेवा से।
तो आपको ये लगता है कि जो 1.5 की डील आखिरकार हो जाएगी, और खुदा न खास्ता अगर ये नहीं होती तो हम क्या डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, और अगर डिफ़ॉल्ट के करीब हैं तो क्या क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर जन्म ले सकता है? देखिए, उसमें मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि एक हवा बना दिया है डिफॉल्ट हो जाना, डिफॉल्ट हो जाना। देखें, इस वक्त श्रीलंका डिफॉल्ट है लेकिन इन्फ्लेशन उनका आपसे कम है। मिसमैनेजमेंट, इस वक्त आपकी सारी मिसमैनेजमेंट है। आपको चैनलाइज करना होगा, आपको देखना होगा कि फ्यूचर 2-2 महीने के प्लान ना बनाए आप, लॉन्ग टर्म प्लान आपको बनाने होंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कड़वे घूंट लेने होंगे, चीजें इतनी स्मूथ राइड नहीं होगी, लेकिन उसमें आपको स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना होगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको जल्द अज जल्द ठीक करके आपको इकोनॉमी, लेकिन ये तार साहब, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, ये जेपी मॉर्गन चेस बैंक है, उनका ये क्लेम है कि 2023 और 24 का जो सेकंड हाफ है उसमें पाकिस्तान को बड़ी सीरियस किस्म की मुश्किलात जो है वो पेश आ सकती हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, अगर आप डॉन को देखें, हिंदुस्तान टाइम्स को देखें, ट्रिब्यून एक्सप्रेस है, उसके अलावा इकनॉमिस्ट है, टाइम्स, ये सारे इस तरह की बातें करें तो हवा तब भी बनाए पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि ये पिछले 2-3 साल से ये इस तरह के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान अगले महीने डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के पास सिर्फ अब 4 हफ्तों के लिए फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, लेकिन अगर डिफॉल्ट होता भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू डिफॉल्ट। वो ये चीजें इतनी ज्यादा मैं समझता हूं अहमियत नहीं रखती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी इस वक्त जो है उसकी जरूरत है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देने की जरूरत है, बच्चों की तालीम और खासकर मैथ और इंग्लिश के हवाले से जो आपको तालीम पे तवज्जो देने की जरूरत है। और तीसरी बात, मैं डॉक्टर चीमा साहब की बात से 100% एग्री करूंगा, माहौल और सोच बदलने की जरूरत है। इस वक्त जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है हर 10-15 साल के बाद, इससे इज्तनाब करना होगा। बच्चों को इस वक्त अगर मुझे सबसे ज्यादा गिला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। बच्चे, आपके लीडरान और आपकी अगली जनरेशन ट्वीट भी करती है तो उर्दू में करती है, लेकिन आप ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये तरक्की वाले नहीं है। आपको मैथ और इंग्लिश के बगैर आपका गुजारा नहीं है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको भारत और चाइना से सबक सीखना होगा। उनकी सारी तरक्की जो है पिछले 20 से 30 सालों के दरमियान हुई है, और ये हो सकता है, लेकिन एज कलेक्टिवली एफर्ट करनी होगी बहसीते कौम। आपको पाकिस्तानी बनने की जरूरत है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने की जरूरत है। Those are the fundamental things। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज बिहाइंड इन नेशनलिज्म, और उस पर तवज्जो दे, बाकी चीजें सारी उसके साथ आती जाएंगी। उसमें एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट कम करना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी चीजें, वो साथ आ जाती हैं जब आप एक कलेक्टिव एफर्ट करते हैं बहसीते कौम। कमर चीमा साहब, आपने बात सुनी साजिद तार साहब की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने फरमाई इस हवाले से कि माहौल और सोच बदलने की ज़रूरत है। वो आपने भी यही बात की, तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर। आपने कहा कि जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है वो पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत कैसे कैरी ऑन कर सकती है, बिकॉज 2 महीने इनके पास सिर्फ टाइम है। तो इस हवाले से आपको ये नहीं लगता कि जो रिफॉर्म है उसके बगैर तो आप आगे मूव नहीं कर सकते? और जब रिफॉर्म की हम बात कर रहे होते हैं तो फिर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल एंड सोशल सोसाइटल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, ताकि आपकी सोसाइटी की, इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की यूटिलिटी बन सके मेजर पावर्स के लिए, ताकि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस कर सकें और सारे अंडे किसी एक पावर के बास्केट के अंदर न डालें। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान में एलीट की जंग हो रही है, और अगर आप इस एलीट की जंग को देखें तो आपको पता ये चलेगा कि पहले ये जंग इंटर इंस्टीट्यूशनल थी, फिर ये इंट्रा इंस्टीट्यूशनल भी करने की कोशिश की है। कई इदारों में अभी भी इंट्रा इंस्टीट्यूशनल है और कईयों में खत्म की जा रही है। तो अगर ये जंग खत्म हो जाए और ये एलीट आपस में बैठ के हमारे मुस्तकबिल के फैसले करने शुरू कर दे तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्वेश्चन तो ये है इस वक्त कि पाकिस्तान की अवाम क्या, हम तो इनकी तरफ मुंह उठा उठा के देखना ही हमारे लिए क्या काम करेंगे, और हमने क्या मुंह उठाना था, अब तो दुनिया भी इनकी तरफ मुंह उठा के देख रही है। भाई, हम आपको पैसे देते हैं, पहले अपने लोग अपना घर तो ठीक करो, पहले बैठो तो सही, किसको क्या करना है, किस किस का क्या किरदार है। नॉर्मली तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। ये हम कैसे एक सियासी जमात को जेलों में डाल के, पार्टी को खत्म करके, और किस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, ये भी टाइम ही बताएगा। सो फार हमने पिछले 5 साल भी इंतकाम में गुजार दिए, और अगले 5 साल भी मुझे लग रहा है इंतकाम में गुजरेंगे। तो ये जो जिसे रिवेंज पॉलिटिक्स कहते हैं, ये अगर खत्म ना हुई
तो डॉक्टर साहब हमारा इंटरनल तो हमारा अपने अदारों पे और इंडिविजुअल्स पे एतमाद उठ रहा है, बैरूनी जो एक्टर्स हैं उनका भी एतमाद उठेगा, जिसका हमें एट लार्ज नुकसान होगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि तकरीबन 10 मिलियन लोग जो हैं, 100 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत से नीचे चले गए हैं। तो अगर 100 मिलियन लोग गुर्बत से नीचे चले गए हैं तो आप इमेजिन करें आधा पाकिस्तान नीचे चला गया। इसको कैसे खींचना कैसे है? क्या जो एलीट रह गई है, जो मिडिल क्लास रह गई है, वो इस 100 मिलियन को खींच सकती है? और बाहर से तो आपको मदद नहीं आ रही। अफगानिस्तान के हालात आपने देख लिए हैं, वहां पे क्या हो रहा है, ईरान ऑलरेडी डिफॉल्ट, और किस तरह हमें क्या करना है, ये सारे सर जोड़ के बैठे हैं। इस वक्त बड़ा मसला पॉपुलेशन है। हमने तो कभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात ही नहीं की, तो पता ही नहीं कि ये पॉपुलेशन होती क्या है और इसके क्या नुकसान हैं। हमारे सारे रिसोर्सेज तो बढ़ती हुई आबादी कहा गई है, और इसके ऊपर ये जो इतना, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अनफॉर्चुनेटली हमने 75 साल नेशनलिज्म को ढूंढा सिर्फ दफाई एंगल से। अगले 75 साल हमें ये जो सोसाइटल सिक्योरिटी है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर फोकस करना है, वरना ये बढ़ती हुई आबादी ये भी एक बॉम्ब की तरह है, और ये जब फटेगी तो फिर आपको पता है सोशल अनसर्टेनिटी होती है, क्योस आता है, और फिर जो इक्तिसादियात होती हैं वो खराब होती हैं, लोगों की जानो माल की परवाह नहीं रहती, लोगों के घर बार की चोरी होती है। अभी देखें, आप कहते हैं अक्सर, हम कहते हैं जी इस्लामाबाद बड़ा महफूज शहर है, लेकिन वहां पे भी आए रोज चोरी हो रही है। वो वजह यह है कि सोसाइटियल जो क्योस है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर हमने ये फैक्टर को ना देखें तो एलीट की जंग है, एलीट इसको कैसे एड्रेस करती है, बाकी तो लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आप जुड़े हुए थे टर्की से। साजिद तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने बड़ी अहम बातें की। अगर हम इसको नटशेल में मुख्तसर अंदाज में बयान करूं तो जो आज की डिबेट थी उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एलीट वॉर यानी पावर पॉलिटिक्स हो रही है। हमें अपनी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और थारो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, टॉलरेंस की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी का जो सबक है, डेमोक्रेसी टॉलरेंस के बगैर आपको नहीं मिलती, और टॉलरेंस हमेशा शदीद तरीन अपोजिशन के हवाले से ही होती है। और हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ने बड़ी बड़ी एम्पायर्स को डिक्लाइन करवा दिया था। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है इंतहाई ज़रूरी है, और ये जुड़ी हुई है हमारी सिक्योरिटी के साथ। आज के लिए नाज़रीन इतना ही काफ़ी। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।